नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में रिकवरी तो आ गई है, लेकिन बहुत लोगों की हमें अभी भी शिकायतें मिल रही हैं। वो शिकायत क्या है कि उनके पोर्टफोलियो तो रिकवर हो नहीं रहे हैं जितना मार्केट रिकवर हो गया। और ख़ासतौर से ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज़ में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं। उनमें भी मिड कैप के कुछ शेयर रिकवर हुए हैं, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी तो रिकवर ही नहीं हुई है। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या है सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो जिन पर की बात करनी है, और इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर से बात की जाए जो कि इस तरह के सवाल रोज फेस कर रहे हैं। जो आप लोगों के सवाल हैं वो लोग डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं और उनके आंसर क्या हैं। हमारे साथ इसी मुहिम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिस्टर पीयूष मेहता जुड़े हैं, CIO हैं कैप्राइज इन्वेस्टमेंट के। पीयूष जी, हाय, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एज ऑलवेज। थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर सर। सर, लोग अब चूंकि हम टैरिफ की जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाली जो डेडलाइन है 2 अप्रैल की, उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। अब सब लोग यही बात कर रहे हैं कि पहले तो ये अमेरिकन मार्केट पर कितना असर डालेगी और हमें कितना डरना है। ऑनेस्टली आप देखेंगे ना, जब ये टैरिफ की बात चल रही थी तो शुरू में ये समझ थी कि इवेंचुअली ये सेटल डाउन हो जाएगा। बट जितना हम प्रेसिडेंट ट्रम्प को सुनते आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने मन था बना लिया है कि $500 बिलियन से $1 ट्रिलियन का जो टैरिफ उनको शायद ग्लोबली लग रहा होगा, वो किसी ना किसी तरीके से कैसे वो वापस लाया जाए या किस तरह वसूल किया जाए। सो और हमारे जो की सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स के, अगर आप देखेंगे तो आई थिंक सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी एक्सपोर्ट्स का। आई थिंक लगभग अगर $200 बिलियन का हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं तो 50% वो यूएस में होता है। तो इंडियन टर्म्स में, अगर इंडियन रुपीज में करें तो 8,70,000 करोड़ का मार्केट जो इंडियन आईटी एक्सपोर्ट का है वो इंडिया से जा रहा है सर्विसेज का। यहाँ पे मैं नहीं सोच रहा कि बहुत बड़ा कोई अंतर होगा। यहाँ पे रादर हमें जो एआई में जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, जो क्वांटम ऑफ एंड जो ग्रो पेस ऑफ प्रोग्रेस देख रहे हैं, उससे डरना चाहिए। सो आई डोंट थिंक ये अभी भी आईटी सर्विसेज पे कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन हुआ है। सो द लार्जेस्ट सेक्टर फॉर एक्सपोर्ट्स जो है वो आईटी सर्विसेज है। अब ये रिसेंटली जो अभी 1-2 दिन पहले से बात चल रही है, ऑटो सेक्टर पे जो 25% का टैरिफ लगाया है, तो उससे भी काफी, मतलब आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज लाइक कनाडा है या फिर जर्मनी है, जापान है, इन सब के गवर्नमेंट्स ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। कनाडा ने ऐसे कहा होगा कि ये दिस इज लाइक पर्सनल अटैक ऑन देम, या फिर जापान हैज बीन वेरी अपसेट कि उन्होंने सालों से इतना डेवलपमेंट किया है, फैक्ट्रीज लगाई हैं यूएस में और ऐसा उनके साथ हो रहा है। सो जब ये 25% टैरिफ जब ऑटो सेक्टर पे देखते हैं, ऑनेस्टली इंडिया से कुछ बहुत मिनिमल ना के बराबर हम ऑटो सेगमेंट से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर ऑटो कंपोनेंट्स जो है वो लगभग आप मानिए 15,000 से 20,000 करोड़ के बीच में ये नंबर है, वर्थ ऑफ जो ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो उस पे अगर, मतलब वो 25% का टैरिफ अगर एप्लीकेबल हो जाएगा, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है, देखिए अभी रेसिप्रोकल टैरिफ में एक अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री पे हम 150% ड्यूटी लगाते हैं या टैरिफ लगाते हैं। सो दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन कि भाई ट्रम्प यही चाह रहा है कि 150% क्यों है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ऑटो ऑटो कंपोनेंट मेकर्स को तो इम्पैक्ट होगा अगर दिस गोज एज जो उन्होंने डिसाइड किया है या जो वो कह रहे हैं। अब मुझे इसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर टेस्ला के लिए हम इजी कर दें या फिर वहां के ऑटो का जो हम 150% लगा रहे हैं वहां पे कुछ हम नेविगेट कर लें तो वो डिस्कशन चलेगा। ये एक शुरू में टैरिफ होता है, दिस इज अ वे कि आप लोगों को टेबल पे लाएं और ओवरऑल टैरिफ्स कम कराएं। बिल्कुल। तो जैसे अब ऑटो सेक्टर पे हुआ, सिमिलरली एक बड़ा सेक्टर है एग्री एंड फूड। अगर आप देखेंगे तो जो यूएस से आता है, हाँ, इंडिया में जो भी एग्री और फूड साइड पे हम लगभग 39% का टैरिफ लगाते हैं, जबकि हम जो बेचते हैं उस पर यूएस सिर्फ 5% लगा रहा है। और अगर ये सेक्टर में कोई रेसिप्रोकल टैरिफ आता है तो जो राइस मार्केट है, राइस कंपनीज हैं या श्रिम्प कंपनीज हैं, इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और मतलब
जैसे हम 45% सोया पे लगाते हैं, 50% कॉर्न पे लगाते हैं, तो देर आर चांसेस कि वो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे ये रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा, एंड इट विल इम्पैक्ट। दूसरा बड़ा सेक्टर है जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज मान लीजिए, वो ओके। लगभग 80,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। वहां पे अब तक हमने कुछ सुना नहीं है, बट वहां पे भी चांसेस हैं कि कुछ आएगा, फिलहाल हमने कुछ सुना नहीं है। दूसरा जो बहुत और वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जब हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है नहीं। द नेक्स्ट बिग सेक्टर इज फार्मा। अब जो आप माने कि इंडिया तो जेनरिक मेडिसिन का वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर है, और जितना हम सप्लाई करते हैं ग्लोबली 40% उसका यूएस में करते हैं, जो लगभग 30,000 40,000 करोड़ के बीच की वैल्यू है। एंड हम जो ड्यूटी लगाते हैं, जो फार्मा प्रोडक्ट्स यूएस से आते हैं इनोवेटर कंपनीज के, हम 10% ड्यूटी लगाते हैं, जबकि अब तक वहां पे कोई ड्यूटी हमें लगती है नहीं। सो जी। इसमें या तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगे, या फिर जो यूएस एफडीए है, इट बिकम्स बिल्कुल। इवन मोर स्ट्रिक्टर विद इंडियन कंपनीज। तो यहाँ पे अगर 10% का भी इम्पैक्ट होता है, मैं ये मानता हूँ कि जो 10% हम ड्यूटी लगा रहे हैं वैसा ही 10% का इम्पैक्ट यूएस क्रिएट करना चाहेगा, सो दैट इज अ बिग इम्पैक्ट। सो ऑफ कोर्स फार्मा इज वन। द नेक्स्ट सेक्टर जो हम हमेशा देखते हैं वो है टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स। हम लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का प्रोडक्ट्स यूएस में टेक्सटाइल्स एपरल्स वगैरह में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सेक्टर्स हैं जो टारगेट होंगे, ये बड़े भी हैं बहुत, क्योंकि वर्ल्ड ओवर से वहाँ इंपोर्ट होता है यूएस में इन दीज सेक्टर्स। सो आईटी सर्विसेज आई डोंट सी इमीडिएट इम्पैक्ट, बट फार्मा, टेक्सटाइल, एग्री फूड, ऑटो कंपोनेंट्स, ये जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। जो लार्ज कैप में मैंने देखा एक ही कंपनी थी जेएलआर, जो जिनकी फैसिलिटी वहां पे, और जो वहां पे यूएस से 20% इज देयर रेवेन्यू फ्रॉम यूएस, तो वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा ऑन द लार्जर कैप कंपनीज अगर आप देखेंगे। और टाटा मोटर्स से 5% गिरा भी था। जी। सो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है, आई थिंक इस पे क्लैरिटी आते आते मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने जाएंगे। बट ऑन द आउटसेट, अगर बिल्कुल। ही, इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प इज एडमेंट, तो मानिए कि ये जो इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस की इन पे 5 से 10% का एक्सपोर्ट जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है। बिकॉज क्या होता है कि एंड में कौन पे कर रहा है ये बिल्कुल। कंपनीज पे नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट्स पे नहीं कर रही, द एंड कंज्यूमर जो है उसको ये भार लेना पड़ेगा। पर जब भी ऐसा होगा, तब तक डिमांड जरूर इम्पैक्ट होगी। जी। और बिल्कुल। इम्पैक्ट अगर 10% से अगर इम्पैक्ट हुई, तो मानिए कि यू नो इट्स इट्स अ बिग नंबर ओवरऑल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में बिल्कुल। अगर आप 10% पकड़ लें तो। बिल्कुल पीयूष सर, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं इसमें, छोटे छोटे सवाल भी निकलेंगे। एक तो चीज़ ये है कि जैसा आप बता रहे कि कुछ एक सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, एग्री से जुड़े हुए सेक्टर्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिल सकते हैं टैरिफ के चलते। लेकिन सर अमेरिकन मार्केट खुद, मैं दर्शकों के साथ एक डेटा भी शेयर कर देता हूँ, अमेरिका मार्केट खुद परेशान हो रहा है। और अमेरिकन मार्केट में देखें तो S&P 500 का जो खुद का प्रदर्शन है वो इस क्वार्टर में काफ़ी वीक रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिली है। S&P 500 का ये जो क्वार्टर रहा है ये वर्स्ट रहा है सिंस 2023। आप देखिए Q1 23 में 7% का रिटर्न था, पॉजिटिव ही चल रहे हैं। Q3 23 में 4% का नेगेटिव था, उसके बाद Q1 25 में 3% का नेगेटिव आया। तो अमेरिका खुद परेशान हो रहा है अपनी ही इन सब चीज़ों से। लेकिन सर एक चीज़ जो कि स्टॉक मार्केट अपनी अलग चाल चलता है, हमने सेक्टर्स की बात की, एफआईज बायर बन गए अचानक से, और पिछले एक डेढ़ हफ्ते से लगातार एफआईज इंडियन मार्केट में बाय कर रहे हैं। टैरिफ को तो वो भी पढ़ रहे होंगे, सारी रणनीतियां वो भी पढ़ रहे होंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर आपके आए, और जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी ही सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फैली हो और टैरिफ को लेकर, ऐसे में इंडियन मार्केट में उनका इन्वेस्ट करना कितना अहम है मार्केट के लिए? देखिए, हमेशा मार्केट इज ड्रिवन बाय लिक्विडिटी। हम्म। ठीक है, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, ट्रेंड्स, वो सब लॉन्गर टर्म पे प्ले होते हैं। बट शॉर्ट टर्म में आप और मैं जानते हैं कि लिक्विडिटी इज पैरामाउंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। जो गिरावट हमने इंडियन मार्केट्स में देखी, उनके कारण क्या थे?
यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 5% हो चुका था। आपका डॉलर इंडेक्स जो था वो 110 के आसपास पहुंच चुका था। हमारी सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो क्रिएट हो रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ यूएसडी आईएनआर, जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई लगभग 89 तक। ये तीन की रीजन थे कि क्यों एफआईआई सेल करते जा रहे थे। क्योंकि क्या हुआ कि जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो दैट इज क्रिएटिंग सपोज उनका सपोज वो 12 से 14% का कैगर रिटर्न बना रहे हैं, उस पे 5 से 7% तो करेंसी लेके जा रही है। बाकी हमारे लोकल टैक्सेस हैं। तो अगर वो लगभग 5 से 7% ही बना पा रहे हैं इतनी रिस्क लेने के बावजूद, सो दे आर बेटर ऑफ कि वो उनके होम मार्केट में 5% पे उनके 10 ईयर बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करें। सो दैट इज द माइंडसेट एक एफआई का कि अगर मैं 5% ही इंडिया में बना रहा हूँ इक्विटी में, रिस्क लेने के बावजूद, करेंसी रिस्क हो, लोकल इकोनॉमिक रिस्क हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हो, तो उस वजह से वो पूरा पैसे का फ्लो रिवर्स हुआ। अब जैसे ही ये सब पैरामीटर्स रिवर्स हुए, एफआई स्टार्टेड कमिंग बैक अगेन। और अगर करेंसी स्टेबल रही यहाँ, अगर वहां की बॉन्ड यील्ड्स में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, तो एफआईएस बने रहेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एफआईएस भी आप देखेंगे, जैसे आपने शुरू में वाइल से निफ्टी आप 7.5% अपने लो से, स्मॉल कैप इंडेक्स 15% ऊपर है, बट ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है ये। और जब एफआईएस आते हैं, देयर यूजुअल फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जो होता है उनका, वो होता है बैंकिंग सेक्टर का। सो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आपने सबसे बड़ी उछाल देखी होगी, और उसी वजह से निफ्टी भी संभला। सो एफआईएस आना अच्छी बात है, बट दैट वो सीमित रहेगा टुवर्ड्स द लार्जर कैप कंपनीज एंड मोर टुवर्ड्स बैंकिंग। तो मतलब सर मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे नहीं? मिड कैप स्मॉल कैप्स जिस तरह हमने देखा है लास्ट 3 साल में, जहां पे गधा घोड़ा हाथी सब चले, आई थिंक उस तरह ब्रॉड बेस्ड नहीं होगा। क्योंकि क्या है, ओके। आप देखिए, आप इवेंचुअली, मतलब ये आप और हम समझते हैं, लॉन्ग टर्म जब हम देखेंगे, अगर लास्ट 10 साल का अगर निफ्टी का अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर वो 12-13% कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ है, तो हमारा निफ्टी का रिटर्न भी उसी के आसपास है, विच इज अ फैक्ट। तो लॉन्गर टर्म में योर रिटर्न विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट कि आपकी अर्निंग्स क्या है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है, वो जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या वैल्यूएशन जो है, वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने देखी ऑन ग्राउंड, मतलब हर प्रमोटर ये मानना चाह रहा था कि हम 30%, 20%, 40% के अगर अगले 5 साल ग्रो करते रहेंगे। सो मार्केट ने उन्हें 5 से 7 से 10 साल के भी वैल्यूएशन आज दे दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत जेन्युइन स्टोरीज थी, और ऑफ कोर्स बहुत सारी जो जेन्युइन नहीं थी, जो हाइंडसाइट में आज से 2 से 4 क्वार्टर में हमें समझ में आ जाएगा कि विच वर द जेन्युइन स्टोरीज एंड विच वर नॉट। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखिए कि वैल्यूएशन जो है अभी भी, निफ्टी की जो वैल्यूएशन जो पीक पे गई थी वो 24-25x पी पे गई थी, जबकि उसका जो मीडियन है 18 से 19 का है। सो हम वो मीडियन पे आ चुके थे जहां से हम बाउंस हुए। पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, जो रिटेल एचएनआई का जो पैसा आया स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, वो स्मॉल कैप के पीई को 45x तक लेके गए, जो ये करेक्शन के बाद भी 35x पे पहुंचा है। और आप लॉन्ग टर्म एवरेज अगर देखेंगे वो 20 के आसपास है। सो वैल्यूएशन तो अब भी बहुत हाई है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के बिल्कुल। लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि जब आपकी कोई मिड कैप कंपनी 20% ग्रो कर रही है या 15% ग्रो कर रही थी अर्निंग से, और वहां पे 15 से वो 14 या 13 होती है, 10% डीग्रोथ इन द ग्रोइंग कंपनी होती है, आपका वैल्यूएशन करेक्शन 10% नहीं होता है। आपका वैल्यूएशन जो डी रेटिंग जो होती है वो 30% की होती है। और अगर आपकी वो ग्रोथ 15 से 12 हो गई, तो आपकी जो वैल्यूएशन डी रेटिंग होती है दैट कैन बी एज हाई एज 40-50% ऑल्सो। तो बिल्कुल। ये बहुत कॉमन मानना है, और ये हमने सुना भी है कि बहुत सारे ऐसे एसएमई के स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जो शायद अगले 3 से 5 साल में, और कुछ तो अपनी लाइफ टाइम में, जो रिसेंट हाईज आए हैं वो देखेंगे नहीं। अच्छा। जी। ये तो सर बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोल दी। तो सर मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये होने वाला था कि ये जो टैरिफ है और ये जितनी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसमें वैल्यूएशन डाउनग्रेड का भी कोई खतरा बन रहा है क्या इंडियन मार्केट में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, अगर सितंबर लास्ट ईयर क्वार्टर से ये वैल्यूएशन डी रेटिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। ओके। वो ज्यादा सीवियर हुई से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। बट सितंबर में जब हमने पीक बनाया, आप तब से रिजल्ट कंपेयर करें,
और Q3 के रिजल्ट्स कंपेयर करें, और अब जब Q4 के भी आएंगे वो उससे सिमिलर ही होंगे। आपने जो ग्रोथ थी उसमें जो डिसलरेशन बोलते हैं ग्रोथ में, वो होना शुरू हो गया था। सो वो डिसलरेशन आपको Q4 में भी दिखेगा और शायद Q1 में भी दिखेगा। अब जब ये डी साइकिल शुरू होती है, ये सिर्फ 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर तक सीमित नहीं रहती है। ये यूजुअली 4, 6, 8 क्वार्टर ये पीरियड होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी है, क्या सेक्टर है, वहां ये डी होगी। तो हम निफ्टी में डी देखेंगे वैल्यूएशन का, हम स्मॉल कैप और मिड कैप में ये बहुत ज्यादा शार्प होगा। बट ये तो नेगेटिव्स हैं, जैसे कि सर ये हाँ बिल्कुल नेगेटिव है। बस मेरा यही सवाल है कि मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि 12-14% की ग्रोथ अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फिस्कल के लिए, उसमें ग्रोथ में थोड़ी कमी आ जाएगी। मतलब जी। यू मीन टू से कि वो कितने परसेंट तक होगी? मान लीजिए अगर मैं 12-14% की ईपीएस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी कंपनीज में आ जाएगी, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दूसरा कि मिड कैप कंपनियों में ब्रॉडली कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि अगर हम जनरली हम देखते हैं कि मिड कैप कंपनीज अगर 12% निफ्टी की कंपनियां ग्रो करती हैं तो उनकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि वो हाई बीटा होती हैं, तो वहाँ पर कितनी टिंकरिंग हो जाएगी? तो जैसे मैं आपको मतलब डेटा देता हूँ, अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे, वो 26,000 से 22,000 करेक्ट हुआ, मतलब 15% तक का, मतलब हमने देखा कि नीचे गिरा था ऊपर से। अब वहां पे क्या हुआ कि ये 15% इंडेक्स में फॉल आया, बट उसका जो पी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो लगभग 20% हुआ। सिमिलरली आप निफ्टी 500 जब देखेंगे, एक 7.5% का, आप जो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे आप देखिए कि क्या ईपीएस डिक्लाइन हो रहा है। तो जो 7.5% का ईपीएस डिक्लाइन हमने निफ्टी 500 में देखा, बट वहां पे जो पी रेशियो जो गिरावट देखी हमने, वो थी 20 से ऑलमोस्ट 22% की। स्मॉल कैप में जब हम ये देखते हैं कि टीटीएम बेसिस पे जो 20% का हमने ईपीएस डिक्लाइन देखा, तो जो आई थिंक 20 नहीं 10% का टीटीएम पे हमने देखा, पर आपका पी जो डिक्लाइन हुआ वो 30% से हुआ। वो बिल्कुल। तो ये एकदम, मतलब दिस इज कॉल्ड अ क्लासिक डी रेटिंग ऑफ पीज। और अब इसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने पूछा कि क्या ग्रोथ हम आगे सोच सकते हैं, तो दिस विल वेरी अक्रॉस कंपनीज एंड अक्रॉस सेक्टर। अब आप देखिए कि पिछले 2 से 3 साल में हमने वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग वाला, जो हम कहते हैं ना, एटमोसफियर था। और 8 लाख करोड़ के आसपास, 6 से 8 लाख करोड़ का ये नंबर है जो लिस्टेड कंपनीज ने रेज किया है। उसमें ओएफएस भी होगा, उसमें केपेक्स भी होगा। जो अनलिस्टेड कंपनीज का है, अनलिस्टेड कंपनी में भी 2.5 से 4 लाख करोड़ के बीच का रेज हुआ है। सो नाउ कमिंग टू द गुड पार्ट, कि जब हम देख रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल इश्यूएंस हुआ है पिछले 3 साल में, और इसमें से काफी हद तक केपेक्स में जा रहा है ना। ये जो केपेक्स है, ये शुरू हुआ लास्ट ईयर सेकेंड हाफ से, ये चलता रहेगा ये पूरे साल, और इसका जो रिजल्ट दिखेगा, तो आप मानिए कि समवेयर इन दिस बाय Q2 एंड इज वेयर आई थिंक कि हम सब वील स्टार्ट लुकिंग कि हम FY27 में क्या अर्निंग्स आएगी। और उसमें बहुत ऐसी कंपनी होंगी जिन्होंने लास्ट 1-1.5 साल में केपेक्स किया है। ये जो मैं कह रहा हूँ 10 लाख करोड़ का नंबर जो है, 8 लाख करोड़ का जो ये नंबर है जो कैपिटल इश्यूएंस हुआ है, उसमें आप मानिए 50% भी अगर केपेक्स में गया है, तो इसका जो इफेक्ट होता है बिल्कुल। इज यूजुअली 2x। बिकॉज आप वो केपेक्स करते हैं, उससे 2x रेवेन्यू जनरेट करते हैं। देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच विल डू फार हायर एज वेल। तो ये जब एसेट टर्न्स आएंगे बिल्ड होना, तो FY27 विल बी अ बिग ईयर फॉर अ लॉट ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज। पर ये विजिबिलिटी आपको मिलेगी सेकेंड बिल्कुल। हाफ FY26 में। सो आप बिल्कुल, मानिए तो कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर अभी अगले 6 महीने, मतलब ब्रॉडर वे में, अभी जी मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 6 महीने थोड़े से ऊपर नीचे वाले रहेंगे जहां पर कि वैल्यूएशन बिल्कुल मैट्रिक्स बिल्कुल चेंज होंगी। सितंबर के बाद मिड कैप स्मॉल कैप संभलने लगेंगे ऑन द बेसिस ऑफ की अर्निंग क्या आ रही है उनकी आगे जी। की। और अभी फिलहाल लार्ज कैप के साथ ही इंटैक्ट रहे, मतलब पोर्टफोलियो उसी तरह से अपना बनाकर रखें। लेकिन सर एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आपने शुरुआत में मेरे जिसका आंसर दिया था, क्योंकि अब टाइम ड्यूरेशन बहुत कम बची है, सो आई नीड टू वाइंडिंग अप शॉर्टली।
फार्मा सेक्टर के लिए जो टैरिफ का खतरा है, जैसा आपने इनिशियली बताया कि 10% अमेरिका वाले हम लगाते हैं अमेरिकी दवाओं जी पर टैरिफ, और वो हमारी दवाओं पर 0.1% का टैरिफ लगाते हैं। मैं कुछ एक कंपनीज देख रहा था कि लाइक इनका जो अमेरिका से सेल्स में कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा है, और अमेरिका खुद अगर देखें तो जो दवाओं का इंपोर्ट करता है उसमें जेनरिक दवाएं काफ़ी होती हैं, और उसमें बिल्कुल। 47% कंट्रीब्यूशन इंडियन कंपनीज का ही है, उनके जितनी भी जेनरिक दवाएं होती हैं। सर क्या लगता है अमेरिका ये लगा पाएगा फार्मा पर, खासतौर से मतलब बीमारी तो ऐसी चीज़ है कि जिस पर सरकार भी कोई रोकना नहीं चाहेगी, अपने ही लोगों को बगावत के उसमें नहीं लाना चाहेगी। तो लगता है कि फार्मा सेक्टर के लिए अभी मुसीबतें बनेंगी, या टैरिफ की कोई चिंता नहीं है 2 अप्रैल को? फार्मा सेक्टर तो मुझे, जैसे आईटी सर्विस का मैंने कहा कि इसका कोई शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही कोई हम्म। फार्मा की दवाइयों का है। हम्म। अब ऑटो बहुत इजी हो जाता है, टेक्सटाइल बहुत इजी हो जाता है, एग्री बहुत इजी हो जाता है। फार्मा जैसे आपने कहा ना कि वो इट इज अ क्रिटिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान और दवाई। हम्म। तो ये सेगमेंट्स में जो भी है वहां पे आई डोंट थिंक कि कोई भी सरकार सीवियर हो सकती है। अब कोई गाड़ी लेना जा रहा है, उसको 25% ज्यादा देना पड़े, दैट इज ओके। पर कोई दवाई लेने जा रहा हो और उसको 25% या 20% या जो भी टैरिफ हो वो देना पड़े, आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट रादर दे, मतलब जब ट्रम्प का जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तब बहुत क्लियर था कि हेल्थ केयर का कॉस्ट हमें नीचे लेके आना है। हम्म। सो इस पे टैरिफ लगा के तो कॉस्ट बढ़ेगा ही। एंड ऑलरेडी आप बाकी जो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो जो कर रहे हो उससे इन्फ्लेशन या कंज्यूमर के लिए तो दाम सब चीजों के बढ़ रही हैं। तो हम्म। आप नहीं चाहोगे कि ये एक एक्स्ट्रा सेक्टर बने जहां पे इम्पैक्ट हो, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल है, वेरी क्लोज, मतलब इमोशनल एसोसिएशन होगा इससे। सो आई थिंक ये यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि नहीं होना चाहिए उस तरह का इम्पैक्ट ऑन टैरिफ साइड। बिल्कुल ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, अब चूंकि हम FY26 में एंटर कर रहे हैं, आपने 4-5 सेक्टर तो वो बताए जहां पर कि हमें अलर्ट रहना है। आप एज एन पोर्टफोलियो मैनेजर दाव कहाँ लगा रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन सी ऐसी थीम्स है जहां पर कि आपने ऑन द पॉजिटिव साइड आपने एंटर किया है? देखिए, मुझे अब भी लग रहा है कि जो मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चरिंग थीम है, जो हम्म। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वाला जो थीसिस है, आई थिंक दैट इज इंटैक्ट। हम्म। बहुत सारी, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। और माय सेंसेस की बहुत ऐसी कंपनीज हैं जहां पे वैल्यूएशंस बहुत बढ़िया करेक्ट हुए हम्म। हैं। एंड ये सेक्टर्स में आपको अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पे जो कंपनीज अगर 20 से 25% ग्रो कर रही हैं और आपको सब 15x सब 12x मिल रही हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट टुडे, तो हम्म। आपको मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ध्यान देना चाहिए, हम्म। बिकॉज ये कहीं जा नहीं रहा है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंजम्पशन साइड पे, हम्म। जो हम वैल्यू रिटेल बोलते हैं। हम्म। वहां पे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जो बहुत सारे फ्रीबीज बोल लीजिए, या फिर इनकम टैक्स पे जो राहत दी थी वो बोल लीजिए, सो देर आर लॉट ऑफ कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स जहां पे तेजी बनी रहेगी। फिर हम्म। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट से वैल्यू रिटेल, जब हम कहते हैं तो स्टाइल बाजार या V2 रिटेल, स्काई गोल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ कंपनीज। तो कंजम्पशन साइड इज समथिंग। वाटर जो है, एंड पावर। अब वाटर में आप मानिए कि इलेक्शंस के पहले हर महीने 1 लाख करोड़ के टेंडर्स रिलीज हो रहे थे म्युनिसिपालिटी, स्टेट और सेंट्रल के साइड से। एंड उस पे पेस फिर से पिकअप होगा। एंड जी। वहां पे आप देखिए कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, या वाटर में जो टेक प्रोवाइड करते हैं या इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनीज को देखिए। वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे ग्रोथ 25 से 30% अगले 2 से 3 साल दिख रही है। एंड कंपनीज आर अवेलेबल एट 15 टाइम्स 17 टाइम्स काइंड ऑफ पी। एंड लार्जली जो एनर्जी है, जब एनर्जी मैं कहता हूं तो उसमें पावर भी आ गया, ट्रांसमिशन भी आ गया और रिन्यूएबल्स भी आ गया। आई थिंक ये 3 सेक्टर्स में गवर्नमेंट के बहुत क्लियर इंडिकेटर्स हैं अगले 5 साल के लिए। एंड दीज आर सेक्टर्स जहां पे अगले 5 साल तक मुझे कोई कमी नहीं दिख रही इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एड बोल लीजिए, या हम्म। केपेक्स बोल लीजिए, या लार्जली जो फोकस रहेगा प्राइवेट और पब्लिक दोनों साइड का। और हम्म। यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आफ्टर द फॉल आर अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। बट एक चीज ध्यान रखना है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर या ईपीसी कंपनीज की बात करते हैं, लास्ट ईयर हर कंपनी अपने आप को बिल्कुल। 15 20 से 25 का पी देना चाह रही थी 1 ईयर फॉरवर्ड पे।
आप पिछली साइकिल जब ईपीसी की देखेंगे 2003-4 से लेके 8 तक की, तो फेयर वैल्यू जो होता है ईपीसी कंपनीज का वो 15-17 टाइम 18 टाइम हुआ करता था। और अब हम बोलते हैं कि हम उस पे बाय करेंगे उस बिल्कुल। वैल्यूएशन के आसपास। सो माय सेंस इज की जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमने लास्ट 3 साल में बनाई है उसको थोड़ा पिवट करने की जरूरत है। एंड जो आप एग्जिट मल्टीपल सोच रहे थे उसको भी नीचे लाने की जरूरत है। जी। उसकी वजह से आप एंट्री मल्टीपल्स हैव टू कम डाउन ड्रामेटिकली फॉर इट टू बिकम अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बिल्कुल। वैल्यूएशन का ये वाला मेट्रिक थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा वर्सेस लास्ट 2-3 इयर्स। बिल्कुल। तो पीयूष जी ने बता दिए कि कौन सी थीम्स हैं जहां पर कि हमें नेक्स्ट फिस्कल में बैट लगाना है, कौन से अभी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि जब तक ये रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इम्पैक्ट है इसको अभी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अलर्ट रहना है। वो सेक्टर्स टेक्सटाइल्स हैं, ऑटो कंपोनेंट हैं, और हालांकि आईटी और फार्मा पर इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है। और जो थीम्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है वो भी सर ने बताई, और सर ने बताया कि एफआईज की ख़रीदारी कितनी अहम है। सर ने ये भी बताया कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो अभी फ़िलहाल नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ 6 महीने बाद इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जब अर्निंग्स वगैरह का रिवीजन होंगे तो वो ढंग से पिक्चर क्लियर होगी सितंबर के आसपास। तब तक आप लार्ज कैप और क्वालिटी मिड कैप्स में अगर हैं तो ज़्यादा बेहतर स्थिति आपके पोर्टफोलियो की रहेगी। पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के थैंक लिए। यू सो थैंक यू वेरी मच मच। सर। थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू। तो हमारी खास पेशकश को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। नमस्कार।